तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कल की कहानी के बाद भी आपके बहुत सारे मेल आए और मैं कुछ नोट भी करके लेकर आया हूँ। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, आज की कहानी पर आते हैं। किसी भी क्राइम की कहानी, जब कोई क्राइम जन्म लेता है या होता है तो उसका अंजाम अदालत में होता है। अदालत अपना फैसला सुनाती है। मुजरिम, बेकसूर, साजिश, सबूत, गवाह सब वहीं पे आते हैं, सब वहीं चीज़ें देखी जाती। तो हर क्राइम का एक खात्मा जो है वो अदालत की चौखट पर होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्राइम हो जिसमें एक तरफ एक जज हो और दूसरी तरफ जिस पे शक हो उस क्राइम को करने के लिए, वो खुद एक वकील हो, कानून की लड़ाई जानने वाला, और फिर बीच में कोई एक्स जज भी आए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संगीन और सीरियस हो जाता है। उसकी वजह एक और भी, अगर दूसरे पहलू से सोचें, कानून की किताब में, कानून की डिक्शनरी में सब बराबर होता है, लेकिन हकीकत में ये है कि जब कोई मामला, कोई क्राइम किसी जज से जुड़ा हो, एक तरफ वकील हो और उस फैमिली में कोई और भी एक रिटायर्ड जज हो, तो जब पुलिस भी मामले की जांच करती है तो बड़ा फूंक फूंक कर कदम उठाती है, क्योंकि उससे सारी चीज़ें पता होती हैं कि ये लोग कानून के विद्वान हैं। और इसीलिए कोई भी अगर गैर कानूनी तरीके से उसकी जांच होती है, पूछताछ होती है, हिरासत में लिया जाता है, तो फिर अदालत में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक वकील बेहतर जानता है कि कोर्ट में केस कैसे लड़ा जाता है। और एक वकील ही अगर सस्पेक्टेड हो, शक के घेरे में हो, कातिल के तौर पर वो भी, तो सोचिए कि फिर उस वकील से पूछताछ और उस वकील से पूछताछ के बाद सारे सबूतों को जोड़ना, गवाहों को इकट्ठा करना, कानूनी पैंतरेबाजी पुलिस के लिए कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए कि वकील को पता है कि पुलिस कब कब कैसे कैसे जांच करेगी, क्या पूछताछ करेगी, कौन से पेपर पे साइन कराएगी, साइन करना है कि नहीं करना है, कितने देर तक पूछताछ होनी है, पूछताछ होनी भी है कि नहीं होनी है। सारी बारीकियां जो कानूनी किताबों में लिखी होती है वो उसको रटा होता है। तो ऐसे मामलों में अक्सर जब भी कोई कानून से जुड़ा हुआ मसला आता है किसी वकील या जज का, तो हमेशा एक आम जो दूसरे केसेस होते हैं क्राइम के, उससे हटकर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि पुलिस को पता होता है कि उनकी ज़रा सी लापरवाही और गलती अदालत में उनको फटकार दिला सकती है। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक होनहार लड़की जिसका नाम प्रतिभा गौतम, यूपी के उरई की रहने वाली, बचपन से पढ़ने लिखने में तेज़, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और ज़िंदगी में कुछ बनने का सपना था। तो वो पढ़ाई करती है, धीरे धीरे स्कूल ख़त्म होता है, फिर वो कॉलेज में एडमिशन लेती है और एलएलबी करती है। 5 साल का कोर्स करने के बाद फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आती है यूपी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलएम करती है। सपना उसका जज बनने का था। अब इसी पढ़ाई लिखाई के दौरान उसकी दोस्ती एक और लड़के से होती है। उसका नाम था मनु अभिषेक रंजन। प्रतिभा गौतम और मनु अभिषेक रंजन दोनों पढ़ाई के दौरान, कानून की पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के करीब आते हैं, दोस्ती होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। प्रतिभा के घर वालों को ये बात मालूम नहीं थी और प्रतिभा ने हल्का फुल्का टटोला था। तो प्रतिभा के घर वाले, चूँकि उस वक्त तक ये पढ़ाई भी कर रहे थे, तो ये था कि किसी आईपीएस से शादी करेंगे। बेटी होनहार थी, उन्हें मालूम है कुछ ना कुछ बनेगी। इधर मनु अभिषेक रंजन के पिता जज थे और वो रिटायर्ड हो गए। तो वो रिटायर हो चुके एक जज का बेटा, दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा है। धीरे धीरे दोनों के घर वालों को पता चला। दोनों के घर वाले शादी के ख़िलाफ़ थे। प्रतिभा के घर वालों की अपनी सोच थी। उनके दिमाग में ये था कि उनकी बेटी की शादी एक आईपीएस से होगी, और मनु अभिषेक रंजन के घर वाले भी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे। लेकिन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। इस बीच में दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे। पीसीएसजे, ये वो एग्ज़ाम होता है, सभी जानते होंगे, जो कानून की जब आप पढ़ाई करते हैं उसके बाद जज बनने के लिए इस एग्ज़ाम को पास करना होता, तो आप सीधे जज की बहाली होती है। तो 2013 में प्रतिभा गौतम और मनु अभिषेक रंजन
दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, PCSJ के दोनों एग्ज़ाम देते हैं, रिज़ल्ट आता है, प्रतिभा गौतम एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है, लेकिन मनु अभिषेक रंजन इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाता। एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब ये था कि अब प्रतिभा गौतम जुडिशरी में एक जज के तौर पर बहाली उसकी नज़दीक थी, वो जज बनने वाली थी, और मनु रंजन का सपना अधूरा रह गया। अब वो सिर्फ एक वकील ही के तौर पर काम कर सकता था, क्योंकि इस एग्ज़ाम को उसने पास नहीं किया। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद 17 अक्टूबर 2015 को, तब उम्र थी प्रतिभा गौतम की 27 ईयर ओल्ड, 27 साल की। चूँकि ये उसने जो PCSJ एग्ज़ाम पास किया था स्टेट वाइज, ये यूपी से एक तरह से था, चूँकि यूपी कैडर मान के आप चलिए, तो उसको यूपी में ही पोस्टिंग मिलती है। 17 अक्टूबर 2015 को 27 साल की उम्र में एडिशनल सिविल जज के तौर पर कानपुर देहात में पहली पोस्टिंग होती है प्रतिभा की। 2017 एडिशनल सिविल जज के तौर पर करीब 9 महीने की इस पोस्टिंग के बाद, उससे पहले ट्रेनिंग थी, 7 मई 2016 को फुल फ्लेज एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के तौर पर कानपुर देहात में प्रतिभा गौतम की पोस्टिंग हो जाती, बहाली हो जाती। अब प्रतिभा जो है वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी कोर्ट में। इधर ये बहाली होती है, इधर ये दोनों मालूम था कि घर वाले शायद शादी के लिए तैयार ना हो, तो प्रतिभा और मनु अभिषेक रंजन ये दोनों दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं। घर वालों को बताते नहीं, लेकिन बाद में घर वालों को पता चल जाता है। इसमें दोनों घर वाले एक तरह से खिलाफ थे। प्रतिभा के पापा का तो यहाँ तक कहना था कि ये जो शादी हुई उसमें एक नोटिस दी जाती है, उनके पास कोई नोटिस नहीं आया, इसका मतलब उन्होंने अपने फर्जी पेरेंट्स खड़ा किए या बाकी लोगों को, और ये सारी चीज़ें इल्ज़ाम लगना शुरू हुआ था। लेकिन कुल मिला के सच्चाई ये थी कि दोनों ने शादी कर ली, और इस शादी से प्रतिभा के घर वाले भी नाखुश थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों खुश थे। ज़िंदगी सही से चलने लगी। उधर मनु अभिषेक रंजन ने भी अपनी किस्मत मान ली कि वो जज नहीं बन पाया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, तो उसने अपने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में। अब वो वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था दिल्ली में, और प्रतिभा कानपुर देहात में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर अदालत में बैठकर अपने फैसले सुनाने लगी। अब भी सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान में 2016 आ जाता है। 7 मई 2016 को, बल्कि 15 को पहली बहाली हुई। उसके बाद वक्त गुजरा, धीरे धीरे 1 साल करीब होने वाला था इनकी शादी को, और अचानक फिर पता चला एक दिन कि प्रतिभा गौतम जो है वो प्रेग्नेंट है। ये बात जब प्रतिभा को पता चली तो वो बहुत खुश हुई। उसे लगा चलो उसकी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आ रहा है, और शायद इस मेहमान की वजह से दोनों रिश्तों में जो कड़वाहट है, जो शादी को इन्होंने उस तरीके से इतना अपनाया नहीं, अब मान लेंगे। लेकिन इधर इसी बीच में क्या हुआ कि जो मनु था, एक तो पत्नी एग्ज़ाम क्लियर करके जज बन गई, वो नाकाम रहा, प्रैक्टिस चल रहा है। फिर उसे ये भी था कि प्रतिभा के घर वाले शुरू से उसको अपना दामाद मानने के ख़िलाफ़ थे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उसको प्रतिभा से दूर करती गई। और उसके अलावा वो थोड़ा खिलंडर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाने वाला नहीं, दोस्तों और यारों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना, और एक कड़वाहट पत्नी के घर वालों को लेकर। बीच में फिर ये हुआ, दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो गई इन्हीं चीज़ों को लेकर। और मनु चाहता था कि प्रतिभा अपने घर वालों से बात भी ना करे, लेकिन वो चोरी छुपे फ़ोन पे बात कर लिया करती थी। मिलना दूर की बात था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं मिलने नहीं दूंगा। इसी बीच में जब प्रेग्नेंट होने की खबर आई तो प्रतिभा बहुत खुश हुई और उसने मनु को ये बात सुनाई। लेकिन मनु प्रतिभा के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर खुश नहीं हुआ। शायद इसकी वजह ये थी कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता था, वो आज़ाद और इसी तरीके से रहना चाहता था। तो यहीं से दोनों के रिश्तों में अब कड़वाहट और आनी शुरू होती है। प्रतिभा अपने माँ बाप को बताती है, माँ सुनकर बहुत खुश होती है, और अब लगा कि इस रिश्ते में जो बर्फ़ जमी है वो पिघल जाएगी।
और सारे फैमिली मिल जाएंगे। तो बेटी के गर्भवती होने की बात सुनकर माँ उससे मिलना चाहती थी। बात 7 अक्टूबर 2016 की थी कि वो मिलने के लिए आना चाहती है। लेकिन मनु ने पहले कह रखा था, बीच में कई बार जब बात होती थी तो मनु ने डांटा और कि तुम हमारी मर्ज़ी के बिना बात नहीं करोगे, मिलना तो दूर है, मिलने के लिए पहले इजाज़त लोगी। हालांकि अब यहाँ एक अजीब कंट्रास्ट है कि एक जज है लेकिन वो जज के साथ एक पत्नी भी है, तो बहुत सारे समझौते भी कर रही है। तो 7 अक्टूबर को माँ ने फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं मिलने आ रही हूँ घर। ये बात मनु को पता चली, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि जब मैंने मना किया तुम अपने घर वालों से नहीं मिलोगी तो क्यों आ रहे, और इस बात को लेकर बहस हुई। इस दौरान में लगातार मनु प्रतिभा को फोर्स कर रहा था कि वो अबॉर्शन करा ले, उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए, और बार बार वो इन चीज़ों को लेकर के अभी करियर है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इन दोनों में रिश्ते बड़े ख़राब होने लगे और लड़ाइयाँ भी होने लगी। 7 अक्टूबर को जब माँ का फ़ोन आया, उसके बाद गुस्से में प्रतिभा ने कहा कि मैं तो मिलूंगी, और वो दिल्ली जाने की बात करने लगी। और उस वक्त मनु दिल्ली में था। मनु ने कहा कि फ़ोन पे इन दोनों की बात हुई है। इस दौरान में व्हाट्सएप पे भी दोनों की चैट हो रही है, और उस व्हाट्सएप चैट में ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें मनु ये कह रहा है कि तुम एबॉर्शन करा लो, अभी बच्चा नहीं चाहिए, माँ से नहीं मिलना। ये सारी जो लड़ाई झगड़ा हो रही है सब व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड पे है। तो इसी गुस्से में प्रतिभा कहती है कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। मनु कहता है कि तुम मत आओ, और फिर झगड़ा होता है और ये अचानक गुस्से में उठकर दिल्ली से कानपुर खुद पहुंच जाता है मनु। 9 अक्टूबर की बात थी, 9 अक्टूबर 2016। वो सीधे घर पहुंचता है और सुबह 9 अक्टूबर की ही सुबह वो कानपुर से घर पहुंचा, बाई रोड ड्राइव करके। उसके बाद इन दोनों में फिर झगड़ा होता है, बहुत बहस होती है, और इसी झगड़े के दौरान में थोड़ी देर के बाद प्रतिभा गौतम अब उसकी जान निकल जाती है, दम तोड़ देती है। सुबह की बात थी, झगड़ा हुआ, इसके बाद प्रतिभा मर चुकी है। करीब 9 बजे इस घटना के 3 से 4 घंटे के बाद पहली बार पुलिस को पता चलता है कि कानपुर देहात के जज के ऑफिशियल रेजिडेंस में कत्ल हुआ है और जज साहिबा मुर्दा पड़ी हैं। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। एक अजीब सी चीज़ थी पहली कि जब वहाँ पहुँचती है तो मनु ने किसी पुलिस वालों या 100 नंबर पे किसी को कॉल नहीं किया। हालांकि एक वकील है, वो बेहतर तरीके से जानता है कि इन चीज़ों को कैसे करना है। तो उससे जब पूछा गया कि आपने कॉल क्यों नहीं किया, इतना देर वेट क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं खुद नज़दीक के पुलिस स्टेशन में 2 बार गया कि चलो पुलिस, मेरे घर में ऐसे से हादसा हो गया, लेकिन कोई पुलिस वाला आया नहीं। हालांकि पुलिस वालों ने इन चीज़ों से मना किया कि कोई यहाँ आया था। फिर उसने दूसरी बात पूछा गया कि आपने कॉल क्यों नहीं किया, तो उसने बोला मैं घबरा गया था इसलिए कॉल नहीं किया। इसके बाद पुलिस की टीम घर पे पहुंचती है, मौका वारदात पे पहुंचती है, तो देखती है कि बेड पे प्रतिभा गौतम की लाश पड़ी हुई है, गले में एक फंदा है और दोनों हाथ के नस जो है कटे हुए हैं। सीन ऑफ क्राइम को देखकर और शुरुआती बातचीत के बाद ही, चूंकि एक जज का कत्ल हुआ था, तब तक कानपुर देहात में ये बात चारों तरफ पुलिस अफसरों को फैल जाती है। बड़ा मामला था, सीरियस मामला था एक जज के कत्ल का। लेकिन शुरुआती कुछ ही बातचीत होती है, उसके बाद जो वहाँ पे उस वक्त एसएसपी थे शलभ माथुर, वो खुद पूछताछ कर रहे हैं। अब लाश जज की पड़ी हुई है और सामने उनका वकील पति खड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ 3-4 सवाल ऐसे थे जिसको पूछकर उसी वक्त एसएसपी को लग गया कि कातिल कहीं बाहर से नहीं आया, कत्ल घर के अंदर ही हुआ और कातिल भी घर के अंदर है। और वो 2-3 सवाल कौन से थे और कैसे थे। पूछा गया कि आपने क्या देखा जब, तो सबसे पहले वकील ने, मनु ने यह कहा कि मैं सुबह ही कानपुर से आया, और इसके बाद वो पुलिस को बिना बताए हुए पूछे हुए अपनी तरफ से कह रहा है कि मैं वहाँ से दिल्ली से इतने बजे चला, ये रास्ते का टोल प्लाजा के ये है, रास्ते के टोल प्लाजा पे सीसीटीवी कैमरे में भी मेरी गाड़ी कैद होगी, मैं अकेला था, सब कुछ आ रहा है। तो वो अपनी जर्नी और ये कि वो कब पहुँचा, ये बार बार कन्विंस करने की पुलिस को कोशिश कर रहा है, जबकि पुलिस उससे ये सवाल नहीं पूछ रही। तो पहला खटका यहाँ पे आया। दूसरा, उसने पूछा कि अच्छा जब आप आए तो घर में आपने क्या देखा, तो उसने कहा जब मैं आया तो मैंने देखा कि ये बॉडी जो है पंखे से झूल रही थी। तो बोला फिर क्या किया, उसने कहा मैंने बॉडी को नीचे उतारी। तो बोला आप एक वकील हैं, आपको बेहतर पता है कि ऐसे मामलों में ये बड़ा अहम सबूत, उंगलियों के निशान, सब चीज़ें होती हैं, आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए था, आपने खुद लाश क्यों नीचे उतारी। उसने कहा मैं 2 बार थाने गया लेकिन कोई पुलिस की टीम मेरे साथ नहीं आई, इसलिए मजबूरन में फिर ये कि शायद सांस हो, जिंदा हो, तो मैंने बॉडी को नीचे उतार दी।
तो उसने ये बताया कि वो कायदे से देख रहा था कि बॉडी लाश झूल रही थी फंदे से। जब पुलिस ने लाश को गहराई में और करीब से देखा तो देखा कि जज प्रतिभा गौतम के गले पर ओ मार्क का फंदे का निशान था। ओ मतलब ये, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको हैंगिंग और इन सारी चीज़ों के मार्क से पता चल जाता है कि ये क्या है। मैंने कई बार आपको बताया भी अलग अलग तरीके से। तो उसने कहा कि जब वो गले पे देखा तो वो ओ मार्क था। ओ मार्क का मतलब ये है कि सीधे सीधे गले में फंदा था। लेकिन एक हैंगिंग के केस में जब कोई फंदे से झूलता है तो जो गले में फंदे का निशान बनता है वो हमेशा वी मार्क बनता है, क्योंकि जब फंदा आप लटकते हैं, बॉडी झूलती है, तो फिर वो ओ नहीं रहता, रस्सी के नीचे की तरफ आती है तो थोड़ा सा राउंड होता है और बाकी वी होता है। तो वो वी मार्क होना चाहिए था, जबकि वी शेप नहीं बना था, यहाँ उसके गले पे ओ शेप था। तो इसका मतलब था कि ये बॉडी पंखे से झूली ही नहीं, ये वैसी ही रखी हुई है। नंबर 2, पंखे के ऊपर छत पे कुछ खून के निशान मिले। अब एक सुसाइड करने वाले का पंखे के ऊपर खून का निशान का मतलब नहीं है, लेकिन चलो उसने नस काटा फिर झूली तो डबल है कि दो तरीके से खुदकुशी को क्यों करेगा। लेकिन पंखे पे खून के निशान तो थे, लेकिन जो पंखा जिस कुंडे से लटकता है, पंखी आपने देखी होगी जो लंबा सा छोटा सा इतना सा रॉड होता है, वो बिल्कुल सीधा, उसमें कोई खरोच नहीं, कुछ नहीं, न टेढ़ा। जबकि जो जज थी अच्छे खासा उनका वेट था और वो पंखा बहुत मजबूत वाला भी नहीं था, पतला सा था, लेकिन उसका कुंडा कहीं से मुड़ा तोड़ा भी नहीं था और सही सलामत था। तो उसको देख के लग रहा था कि इस पर कोई वेट या कोई ऐसी बॉडी लटकी ही नहीं है। बल्कि मौत के बाद बॉडी को लटकाने की कोशिश की गई और इसीलिए ब्लड के निशान पंखी पे आए, ना कि कुंडी पे आए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको केस को वहीं पे खोल दिया। लेकिन आखिरी में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो फिर पूरी तरह से केस खुल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि करीब 33 इंजरी मार्क थे जज प्रतिभा गौतम की बॉडी पर। दोनों हाथों के नस काटे गए थे और बाकी शरीर पे रॉड से मारने के और अलग अलग निशान थे। तो एक सुसाइड करने वाला खुद को रॉड से नहीं मारेगा, दोनों हाथों के नस नहीं काटेगा, एक ही काटेगा, डीपली काटेगा। तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए पुलिस को ये हो गया कि ये डाउट है। लेकिन अब ये भी कि मामला वकील का है, तो शक के आधार पर पुलिस ने फिर मनु को गिरफ्तार किया, उसके बाद ले गई। अब लेकिन यहाँ पे देखिए कि मनु एक वकील, उसके पिता एक्स जज, कोर्ट में फिर आमतौर पे बहुत जल्दी ऐसे मामलों में अगर आपके पास कुछ पुख्ता सबूत होते हैं तो पुलिस कस्टडी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में दबाव और तनाव इतना था कि जज ने भी मनु यानी एक वकील की पुलिस कस्टडी जो मांगी गई वो सिर्फ 7 घंटे के लिए दी पहली बार में, कि 10 बजे से लेकर शायद शाम 5 बजे तक आप पूछताछ करें, इसके बाद छोड़ दीजिए, वरना आराम से 2-4-5 दिन तो मिल ही जाती है पुलिस कस्टडी, मैक्सिमम 14 दिन तक की होती है। तो खैर उससे पूछताछ हुई। बस एक गलती कर दी थी मनु ने, जो प्रतिभा गौतम का मोबाइल फ़ोन था उसमें सारे मैसेजेस डिलीट थे, जो व्हाट्सएप थे वो भी डिलीटेड था, लेकिन मनु के अपने मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज पूरे थे। उसे असल में ये उम्मीद ही नहीं थी कि पुलिस या तो आएगी तो जज की मोबाइल फ़ोन को अपने कब्ज़े में लेगी, उसको चेक करेगी। उसे ये नहीं लगा था कि उसके मोबाइल को भी पुलिस कब्ज़े में ले सकती। और उस मोबाइल को लेके व्हाट्सएप चैट के ज़रिए सारी कहानी सामने आ गई, जिसमें यह था कि तुम एबॉर्शन कराओ, तुम अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती, दोनों में झगड़ा था। फिर एक जगह ये था कि मैं आ रहा हूँ, आज फाइनल फैसला होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर एक पुख्ता सबूत था। उसके बाद फिर पुलिस ने केस बनाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से फिर ये भी पता चला कि प्रतिभा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो कायदे से एक कत्ल नहीं 2 कत्ल हुआ था, एक माँ का और एक उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का। इसके बाद मनु को गिरफ्तार किया जाता है। घर वाले प्रतिभा के फिर मनु और उसके माँ बाप सभी को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो गायब हो जाते हैं माँ बाप। बाद में पुलिस कोर्ट से संबंध निकलवाती है, कुर्की जब्ती का आदेश आता है, तब फिर माँ बाप भी जाकर मनु के कोर्ट में सरेंडर करते हैं और गवाही और बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। लोअर कोर्ट में ये मामला है। इस दौरान में मनु अपनी ज़मानत के लिए नीचे से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन हर कोर्ट ने उसकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी। तो वो लगातार पिछले 3-3.5 साल से कानपुर जेल में ही बंद है। लोअर कोर्ट का फैसला अब आने वाला है फरवरी-मार्च में, अभी गवाही सारी पूरी हो गई। तो जो भी फैसला होगा जैसे आता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन ये कहानी थी एक जिसने प्यार किया, शादी की, और पति ने जब उसकी ज़िंदगी में एक तीसरा मेहमान आया दोनों को जोड़ने वाला, तो उस मेहमान के खिलाफ़ हो गया और लड़ाई की वजह से जिसको
को पाने के लिए दोनों ने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की, अपने हाथों से उसी की जान ले ली। एक वकील और मरने वाली जज। तो ये कहानी थी। अब मैं कुछ नोट करके लाया हूँ। एक बड़ी शिकायत है, हमारे दीपक भाई हैं, दीपक वदार, वादर या वदार, इनमें से एक नाम सही है, दीपक साहब। ये बीएसएफ के हमारे जवान हैं, बॉर्डर पे पोस्टेड हैं। ये एक सेना के चंदू जवान की कहानी सुनना चाहते हैं, तो दीपक वदार साहब मैं जल्दी आपको सुनाता हूँ, वादा है। और बहुत बहुत आपको बधाई, दीपक वदार साहब बॉर्डर पे है, लॉकडाउन भी था और इनके घर में एक बेटी हुई है, तो ऊपर वाला लंबी उम्र दे, अच्छा रखे, और आपको बहुत बहुत बधाई। और जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर मेल आप लोगों के लेता हूँ, तो इसलिए नाराज़ मत होइएगा। अमरजीत सिंह हैं, राजपुरा पंजाब से। इसके अलावा शौकीन सिद्दीकी हैं, पूरी फैमिली के साथ ये कहानी सुनते हैं, थैंक यू। रवि राज अहवाड है, औरंगाबाद से। और ये कहते हैं कई बार आपकी कहानी के दौरान बैकग्राउंड म्यूज़िक आती है, वो डिस्टर्ब करता है, तो शायद ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कई बार डिस्टर्बेंस होता होगा, ध्यान रखूँगा। लाल बाबू मंडल हैं। इसके अलावा राहुल शर्मा हैं, ये पूछ रहे थे इस लॉकडाउन में आपने हेयर कट कहाँ से लिया, ये राज है, चलिए फिर कभी बताऊँगा। नेविल लोबो हैं, इन्होंने कहा आप रिप्लाई नहीं करते, लेकिन इनके मेल में कोई ऐसा सवाल नहीं था कि मैं रिप्लाई करूं, तो एक बार नेविल लोबो साहब दोबारा भेजिएगा तो पता चल जाएगा। फिरोज़ खान हैं। इसके अलावा राम सिंह रौतेला हैं, पीपी पांडे की कहानी सुनना चाहते हैं। अंकित शर्मा हैं और कनाडा में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। विनायक हैं और इनको लोग एजे भी कहते हैं, अजय देवगन के फ़ैन हैं इसलिए। औरंगज़ेब की कहानी सुनना चाहते हैं। हिमाद्री शेखर चक्रवर्ती हैं, इन्होंने भी एक कहानी की लिस्ट भेजी है। अविनाश सुथार हैं और ये ईडी जैन की कहानी सुनना चाहते हैं, एक सीरियल किलर है। इसके अलावा देवप्रीत धर हैं, ये बांग्लादेश से हैं और इनका कहना है कि हिंदी समझ में तो आती है, लेकिन जो आप टाइटल हिंदी में लिखते हैं वो समझ नहीं आती, तो अंग्रेज़ी में लिखा करें। तो आसिम इसको ध्यान दो तुम लोग, ठीक है। अक्षय कौशिक है। इसके अलावा एक क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, शायद मैं इतना बड़ा नाम कभी नहीं पढ़ा किसी एक का। भेनिया राम जाखड़ भनियाना, ये एक ही नाम है, अच्छा नाम है, लेकिन चलिए। अक्षय कामले हैं, ये शिवाजी महाराज की कहानी सुनना चाहते हैं, ज़रूर सुनाता हूँ किसी दिन। अहमद शाहबाज हैं, ये मक्का हॉस्टेज की कहानी सुनना चाहते हैं और साथ ही सहमत की भी कहानी। शिव शंकर तिवारी हैं। इसके अलावा डॉक्टर लता श्रीवास्तव जी हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने मेल लिखा, खूबसूरत सा, हैदराबाद से हैं, और थैंक यू लता जी आपका इस प्यार भरे मेल के लिए। कभी आया पक्का तो मैं बिल्कुल आऊँगा हैदराबाद फैमिली के साथ। अतुल पांडे हैं और गोंडा में हैं, कह रहे हैं कि जब तक मेरी शादी नहीं होती है तब तक आप इसी तरह कहानी सुनाते रहें, मुझे अच्छी नींद आती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।